नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गांव यात्रा में। आपके साथ मैं हूं पुनीता। गांव यात्रा के इस अंक में हम आपको लेकर चलते हैं राज्य की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक उत्तरकाशी जनपद के एक छोटे से गांव बारसू की ओर। बारसू यहां के उन गांवों में से एक है जहां की माटी खुशहाली की राह को सींचती है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए यहां रहने वाला हर व्यक्ति भोर से लेकर सांझ तक की दिनचर्या में व्यस्त रहता है। तो चलिए बारसू की इसी खासियत को आज आप तक पहुंचाया जाए हमारे इस कोशिश के जरिए। उत्तराखंड राज्य का सुदूरवर्ती जिला उत्तरकाशी, जो एक ओर हिमालय की चोटियों के हसीन नज़ारों को अपनी पलकों में छुपाए है, तो दूसरी तरफ बहती गंगा नदी इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। राज्य के इस बेहद खूबसूरत जनपद के दिल कहे जाने वाले यहाँ के गांव को करीब से जानने के लिए हम निकल पड़े राजधानी देहरादून से पहाड़ों की रानी मसूरी के रास्ते एक अद्भुत सफर की ओर। मोरैना और चिन्यालीसौड़ पार करते हुए उत्तरकाशी से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी तय कर आखिरकार हम पहुंचे प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता से लबरेज एक छोटे से गांव बारसू में। समुद्र तल से तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल की तलहटी पर बसे इस गांव को मानो प्रकृति ने दिल खोलकर सुंदरता और संसाधनिक समृद्धता का उपहार दिया हो। सीमांत ब्लॉक भटवाड़ी के टकनौर पट्टी पर बसे बारसू गांव में लगभग 160 परिवार निवासरत हैं, जिनमें से कुछ ग्रामीण सरकारी सेवाओं में हैं, तो लगभग 10 परिवार पूरी तरह से पर्यटन व ट्रैकिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन गांव के 90% परिवारों का आज भी कृषि के साथ दशकों पुराना नाता है। ये हमारा छोटा सा गांव बारसू है और बारसू का नाम इसीलिए है कि हमारे बासुकी नाग देवता का मंदिर है और हमारे जो बगल में बहुत सुंदर मंदिर नाग देवता का मंदिर बन रहा है, ये हमारे मुखिया हैं यहाँ के गांव के। और यही जो है इन्हीं के सानिध्य में जो है हम लोग सारा कार्यक्रम, जैसे कि गांव में कोई शादी हो, ब्याह हो, कुछ मकान बनाना है, कुछ करना है, तो यही जो है वो पूरा दिशा निर्देश करते हैं। यहाँ पे 250 साल पहले लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं है, एक सेपर्ड था जो यमुनोत्री से यहाँ आया था। भीप गांव था, आज भी वहाँ भी रावत हैं, हमारे अभी बिरादरी के लोग हैं, वो यहाँ आए थे भेड़ बकरी चुगाने के लिए। तो ये एक छोटा सा हेलमेट टाइप की एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे उसने देखा कि इस जगह पे भेड़ चुगाने के लिए अच्छी ज़मीन है और वो रुका यहाँ। तो उसने जो है अमरिंथन, जिसको माछा चौलाई कहते हैं, उसने आगे जो है वो झाड़ वगैरह थी, उसने उसको जलाया और उसमें जो है वो अमरिंथन चौलाई फेंक दी और अपने आप यहाँ से बॉर्डर की तरफ निकल गया। तो जब वो बॉर्डर से वापस आया 1-2 महीने बाद, तो उसने देखा यहाँ पे तो इतनी ज़बरदस्त चौलाई निकली हुई है। तो उसने कहा कि ये तो गांव बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। तो वो यहाँ पे जो है पत्थर वत्थर थे, वो सेटल हो गया और यहाँ रुक गया। जब वो यहाँ रुका तो उसको लगा कि अब शादी भी करनी चाहिए। तो शादी करने के बाद फिर बच्चे भी हुए, फिर धीरे धीरे ये पूरा रावत गाँव हमारा बारसू तब से स्टैंड आता है। और बाकी यहाँ पे तब से आज तक लगभग 160 परिवार लगभग हो गए हैं। गांव में बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन किया जाता है। खास तौर पर यहाँ आलू, राजमा और चौलाई की अच्छी पैदावार होती है। कई बार तो सीजन में इस गांव के ग्रामीण 100 ट्रक आलू तथा 500 क्विंटल राजमा बेचते हैं। गांव में कई परिवार भेड़ पालन के साथ साथ मछली पालन और मौन पालन से भी जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीणों ने खुद की मेहनत व सरकारी योजनाओं के लाभ से स्वरोजगार अपनाते हुए अपनी आर्थिकी को अधिक मजबूती प्रदान की। मौन पालन कर करीब 10 क्विंटल शहद केवल बारसू गांव से ही निकलता है। हमारे यहाँ जो है मधुमक्खी और सेब बगीचे, वो सब्जी का अच्छा स्कोप हो सकता है। या काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ मधुमक्खी डब्बे लगा रखे हैं कि जिससे काफ़ी आमदनी हो सकती है। ये है कि
थोड़ी सी समस्या ये सर्दियों में परेशानी ये होती है इनके लिए कि थोड़ी सी वो हम लोग जो है माइग्रेट करने के लिए जो है इनको कहीं ले जा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है देहरादून वगैरह। तो थोड़ी बहुत ये है कि अधिक भी नहीं रख सकते, और ये है कि सीमित अपने हिसाब से ये हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। इससे आमदनी काफ़ी होती, एक डब्बे एक बॉक्स से जो है वो 10-15 किलो के बीच में जो है वो शहद निकल सकता है। इसके लिए ये है कि एक तो प्रसाद में इसकी सफाई जो होनी ज़रूरी है। सूखी जगह ये वैसे नमी की जगह ये नहीं होनी चाहिए जहाँ की पानी का ये न हो, क्योंकि इसके लिए जो है कि वो कीड़े उसके कीट पड़ जाते हैं और उससे जो है वो मधुमक्खियों का नुकसान हो जाता है। सर्दियों में इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसकी छाया रखते हैं, छाया पे थोड़ी सी पुराल वगैरह, तब जाके ये, नहीं तो ठंड से इनके लिए परेशानी है, ठंड भी सहन नहीं कर पाते। और इनके लिए फूल होना जरूर अत्यावश्यक है। और ये है कि ये शहद छोड़ना भी इनके लिए ज़रूरी है सर्दियों में। और तो इनको जो है चीनी और ये हलवा वगैरह ये बनाते हैं, इसके लिए चारा हम लोग। अनुकूल वातावरण होने के कारण क्षेत्र में ट्राउट पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले 3 साल से मैं ट्राउट फार्मिंग में हूँ और इस पे काफ़ी विस्तार रूप से काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ट्राउट फार्मिंग को इसलिए चुना क्योंकि ये आर्थिकी रूप से हमारे लिए बहुत ही बेहतर और हमारे आर्थिकी को उत्थान के लिए बहुत अच्छी मछली है, इसलिए हमने इस फार्मिंग को चुना। सबसे पहले इसमें पानी की प्रोसेसिंग है। पानी जितना आप शुद्ध देंगे उतना इसके लिए फ़ायदेमंद है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहता है और अमोनिया लेवल घटता है। फिर इस तालाब की खासियत ये है कि इसके इनलेट और आउटलेट बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत टेक्निक रूप से बनने चाहिए, जिसमें हाइट का और इस पे जो लेवलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो मछलियाँ बीट करती है वो रुकना नहीं चाहिए इसके अंदर, जिससे कि मछलियों के फिन और उसमें आंतों में उसमें डिजीज़ फैलना शुरू हो जाता है, जिससे कि ये मछलियाँ धीरे धीरे डिकेट 2-2, 4-4 मछलियाँ मरनी शुरू हो जाती है। तो ये लंबा प्रोसेस है क्योंकि इसकी ग्रोथ तो बहुत हाई नहीं है। 150 दिन के बाद ही ये जब हैचरी से लाते हैं तो 150 दिन के बाद ही इसमें प्रोसेस शुरू होने, मतलब इसका 5-10 ग्राम के बाद तब बढ़ना शुरू हो जाती है, जो मोस्टली इसकी ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाती है। अगर वो भी तब बढ़ेगी जब आप इसको खाना देंगे प्रॉपर, वो भी 3 टाइम। प्रॉफिटेबल तब है ये काम जब आपके पास सीड है, फीड है और पानी है। और हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, पहले तो शुरुआती साल में तो 100 किलो बेचा था हमने, दूसरे साल हमने 5 क्विंटल बेचा था। इस साल लगभग हमारे पास 3 टन के आसपास कैपेसिटी है, जो अभी हमारे जनवरी के मंथ में प्रोवाइड करेंगे हम मार्केट में। मैं किसानों के लिए बताना चाहूँगा, उत्तराखंड के किसानों के लिए, अगर आप इस काम को करना चाहते हैं और या कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में पहले पढ़ें, इसके बारे में जानकारी जुटाएं, जो फार्मर सक्सेस हैं उसके बारे में जाएं, फार्मर्स के बारे में। और ट्राउट मोस्टली मैं कहता हूँ जो मछली पालन है, ट्राउट फिश का, इसका कल्चर अलग है अन्य मछलियों से, तो इससे बेहतर है इसका बहुत एडवांस तरीके से करना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना पड़ेगा, तब जाके ये आपको प्रॉफिटेबल धंधा हो पाएगा आपके लिए। दुर्लभ पोषक तत्वों से भरपूर ट्राउट मछली कई रोगों के लिए रामबाण मानी जाती है। ऐसे में इसकी बढ़ती मांग और दाम को देखते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए यहाँ बड़े स्तर पर ट्राउट फार्मिंग भी की जा रही है। अभी मत्स्य संपदा योजना चल रही है। इससे पहले ब्लू रेवोल्यूशन चला था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चली थी, तो अलग अलग उसमें अलग अलग मापदंड थे।
तो जो अभी जो इससे पहले जिस ब्लू रेवोल्यूशन में बनाया था हमने ये तालाब, तो उसमें 40% सब्सिडी थी सरकार की। तो 40% में आपको कंस्ट्रक्शन पे देते थे, वही 40% आपको बीज पे भी देते हैं और फीड पे भी देते हैं। अच्छा है, सरकार बहुत अच्छी तरह से इसको प्रमोट कर रही है, हमारी उत्तराखंड सरकार। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार इससे और अच्छे तरीके से जो लोग, जो नए नए जो लड़के हैं, जो यूथ है, जो बेरोज़गार है, इन द सेंस कि बेरोज़गारी नहीं बोल रहा मैं, जो इसमें अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, इसको पालने की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वो सरकार से ही पहले एड लें, अपना पैसा भी इसमें हल्का जो भी लगता है उसको लगाएं, और उत्तराखंड सरकार की जो ये केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार की जो मत्स्य पालन ट्राउट की जो स्कीम है, इसको सक्सेस बनाने की पूरी कोशिश करें। सर, सरकार से तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन में अच्छी सब्सिडियां मिली लोगों को पोली हाउस में बाग बगीचे लगाने के लिए, तो काफ़ी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से बागवानी हो रही है। 10 सालों से नए नए पेड़ आ रहे हैं, तो उसी तरीके से हम बोलना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसकी सब्सिडी कम है, कंस्ट्रक्शन में इतना हो नहीं पाता इसका कंस्ट्रक्शन, इतने उसमें कि सब्सिडी बढ़ाई जाए इसकी। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका जितना सरल इसका आगे का तालाब बनाना है वो तो बहुत ईजी है, बना देंगे सब लोग। जो बैक चैनल है इसका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें गाद आती है, तो गाद आती है तो मछलियाँ मरना शुरू हो जाती है। वो तो आप विदिन 4 आवर्स में आपकी मछलियाँ मर जाएगी, अगर आपका जो रिवर मैनेजमेंट सही नहीं है आपका। तो रिवर मैनेजमेंट के लिए है कि इसमें सेडिमेंटेशन टैंक बनते हैं, जो बरसाती मौसम में इस गाद को सेपरेट करता है, अलग करता है, जो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने देता पानी के, जिससे कि मछलियों को ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे। मेन तो ये है सर हमारा उत्तराखंड सरकार से। और दूसरा मार्केटिंग का, तो जब प्रोडक्शन होगा सर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, पर उत्तराखंड सरकार अपने स्तर से कर रही है। मार्केट में उन्होंने दुकानें खोल रही है, कुछ इसका प्रचार प्रसार अपने स्तर से करे, वो तो सरकार है अपने आप अपने स्तर से करेगी। पर हम फार्मर्स को भी जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम लोग खुद अपने आप अप्रोच नहीं करेंगे अच्छे होटलों में, अच्छे कंपनियों में जहाँ इसकी डिमांड है, क्योंकि ये तो ओपन मार्केट में तो बिकेगा नहीं है आपका। ये तो इसके लिए तो फुल स्किल होना पड़ेगा लोगों को। हर तरह से परिपूर्ण इस खुशहाल गांव में जहां तक नजर जाए समृद्धता का शिखर ही नजर आता है। लेकिन इस बीच बारसू की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, जिससे यहां के ग्रामीणों को हर रोज गुजरना पड़ता है। दरअसल गांव में बड़े पैमाने पर भू धंसाव हो रहा है, जिसकी जद में कई मकान, जूनियर हाई स्कूल, सामुदायिक भवन और कई नाली कृषि भूमि आ चुके हैं। गांव के इन मकानों की दीवार पर पड़ी ये टेढ़ खुद ब खुद बारसू में हो रहे भूधसाव की समस्या को बयां कर रही है। जी हाँ, लोगों की माने तो गांव के भवनों से लेकर खेतों में भूधसाव होने से बारसू के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें केवल सरकार से ही मदद की उम्मीद है। जरा मकानों की हालत बुरी हो रही, जिसमें कि रहने में बड़ी समस्या हो रही। सरकार से कितना भी कर लिया, लेकिन सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया हमारे साथ। हमने कहा हमारे दूसरी जगह कहीं पर ले जाओ, दूसरी जगह बसा दो, लेकिन कोई भी उनने ध्यान नहीं दिया। अब बोल रहे कि नीचे दीवार देंगे, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा। दीवार देंगे नीचे खड्ड में, जहाँ के 2-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता, तो मकानों की हालत बुरी हो रही। हमने कहा पहले मकान को देखो, तब दीवार दो, बाद में दे जाएगी। 2013 में जो आपदा आई थी, वहाँ से कई घरों को जो है नुकसान भी पहुँचा है। और कुछ भाइयों लोगों ने जो है तो 3 साल में घर बनाया था, जो 3 साल तक टिका नहीं, वो 2 साल ही में, मतलब जो मकान कई सदियों से चलना चाहिए था, लेकिन वो मकान जो है 2 सालों में टूट जाते हैं। और यहाँ सरकार जो बहुत प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वो प्रयास हो नहीं रहा है।
एक ओर भूधसाव तो दूसरी ओर मौसम की मार बारसू के किसानों पर आफत बनकर टूटती है। खेती से जुड़े ग्रामीणों का कहना है कि भारी बरसात और ओलावृष्टि से अक्सर उनकी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। गाँव तो दसने लगी हूँ और इन बार बारिश आई बहुत ज़्यादा, ये ख़त्म हुए, राजमा रूजमा ख़त्म हुएगी। साथ ही बंदर, लंगूर और सुअरों जैसे जानवर उनकी राजमा और आलू की फसलों को बर्बाद कर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। महिलाओं की क्या समय से खेती बाड़ी करने तो सुंगूर खाते हैं, लंगूर खाते हैं और ये बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये समय से है महिला की, बस करना, गोड़ाई करना, सब कुछ करना, बाद में वो परेशान करते हैं। कुछ यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे लंगूर की बहुत बड़ी समस्या है। लंगूरों ने जो है पूरी राजमा, पूरी खेतीबाड़ी बहुत नुकसान किया है इस साल, और फिर ओले भी गिरे हैं तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। तो लंगूरों के लिए कुछ न कुछ हमें मदद चाहिए सरकार की, कि किस तरह से जो है हम लोग इन लंगूरों को जो है भगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या कुछ और जो भी है उनके खेती को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। सूअरों की समस्या काफ़ी होती है। सूअर भी हमारे आलूओं को काफ़ी नुकसान कर देते हैं, तो वो भी एक हमारी बड़ी समस्या है सूअरों की। इसके साथ ही अस्पताल, सड़क और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को मीलों तय कर नजदीक के शहरों का रुख करना पड़ता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा हुआ नहीं है, मतलब बच्चों को थोड़ा तो ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे आफ्टर 8th यहाँ पे भटवाड़ी जाना पड़ता है बच्चों को तो डेली। तो कुछ लोग यहाँ पे जो पहले पुराना स्कूल था वो भी टूट चुका है, इस वजह से शिफ्ट किया गया था। तो 2 गांव का मतलब एक सिंगल उन्होंने ये बनाया था, और उन पे बच्चों को मतलब अलग अलग गांव के थे तो दोनों को, एक को मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जिस वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स था वो बहुत घट चुका था। फिर इस वजह से बच्चे यहाँ से अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए नीचे जाना पड़ रहा है। फिर बच्चों को दूर दूर घर से थोड़ा मतलब काफ़ी अलग हो जाना पड़ रहा है। हमारे गांव में अभी स्कूल की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। स्कूल की प्रॉब्लम की सेंस का मैं कह रहा हूँ कि हमारा स्कूल नीचे यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे था जो टूट गया है, लेकिन अभी हमने कई बार सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चीफ सेक्रेटरी आए थे यहाँ पे, उनसे भी निवेदन किया था, डीएम साहब आए थे कि स्कूल होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है एक प्राइवेट घर में जो है स्कूल चला रहे हैं गांव के बीच में, जहाँ पे पूरी सुविधा नहीं है। कई सारी सुविधाएं होती हैं स्कूल में, और इसके अलावा बच्चों को जैसे हायर एजुकेशन के लिए है वो बहुत दूर जाना पड़ता है। आजकल जैसे अब लॉकडाउन की स्थिति में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बच्चे मोबाइल के थ्रू जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार नेटवर्क चला जाता है। और टेलीविज़न में भी अगर आ रहे हैं तो उसमें भी जो है अवेयरनेस की कमी है। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र के विकास और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी जरूरतों का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। पर्यटन की दृष्टि से मैंने देखा है, बार बार ये देखा है कि होम स्टे लोगों ने बना रखे, लेकिन मार्केटिंग की कमी है। तो मार्केटिंग के लिए हमें सरकार की मदद चाहिए। हमें बाहर के लोगों के साथ जुड़ने के लिए सरकार कोई एक माध्यम बनाए, चाहे वो उनके अपने पोर्टल पे, जो सरकारी पोर्टल्स हैं उसमें हमारे मार्केटिंग के कुछ ब्रोशर्स मैपिंग में, या जो भी है जिस तरह से भी करना है कर रही सरकार में। इस पे खैर इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर फिर भी ये है कि अभी भी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे गाँव में आए और यहाँ पे जो पर्यटन की गतिविधियाँ हैं उनका लुत्फ़ उठाएं, होम स्टे में रुकें और लोगों के साथ इंटरेक्शन में उनको जानकारी मिले यहाँ पे सारी चीज़ों की। और इसके अलावा फिर हमारे जो पाथवेज हैं, रास्ते हैं जगह जगह जाने के, हमारे वाटरफॉल जाने के लिए बहुत सुंदर वाटरफॉल हैं, लेकिन कई साल हो गए, हमने कई बार कहा है कि ये रास्ता टूटा हुआ है। लोग इतने हैं, आधे रास्ते तक जाते हैं फिर वापस हो जाते हैं। और इसी तरह दयारा का रास्ता भी जगह जगह पेड़ टूट जाते हैं हर साल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने कई बार कहा कि इस रास्ते को बनवाइए, वो भी एक समस्या है। हॉस्पिटल का मैंने पहले भी जिक्र किया कि हॉस्पिटल की बहुत समस्या है गांव में। लोगों को खांसी, बुखार, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं तो भटवाड़ी जाना पड़ता है या तो उत्तरकाशी जाना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे।
हर दिन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए बारसू निवासी प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अपने खुद के प्रयासों और सरकारी योजनाओं के तालमेल के बल पर एक आदर्श गांव का शानदार उदाहरण पेश कर रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे एंड बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, वेरी प्रिटी, वेरी नाइस एंड आई थिंक वंस इन अ वाइल यहाँ पे सबको आना चाहिए एंड इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए हैं एंड सुनील भाई brought us for trekking and this is the really beautiful place, बारसू विलेज। ये हिमालय के एकदम एंड का विलेज है एंड वन शुड नॉट मिस दिस प्लेस। कृषि और बागवानी के लिहाज से महत्वपूर्ण ये गांव अपने हिमालय भौगोलिक परिवेश के बीच आज पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी तराश रहा है। हेलो, मैं पंखुरी, मैं मेरठ से हूँ और अभी फ़िलहाल इस समय मैं बारसू में हूँ। ये एक बहुत छोटा सा प्यारा सा गांव है और मेरे सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, वादियाँ हैं। सुबह का जो यहाँ का वातावरण है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हम गंगोत्री गौमुख ट्रैक करने आए हैं, बट गंगोत्री रुकने के बजाय हम एक छोटे से गांव में रुके हैं, बारसू। मैं पहले 7-8 साल पहले आया था यहाँ पर और बहुत ही अच्छा प्यारा सा छोटा सा गांव है ये। शांति है, बहुत अच्छे घर बने हैं, थोड़े से जो पुराने तरीके से बने होते हैं ना, तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बहुत एक सादगी से लोग रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक माहौल है शांति का और आसपास सराउंडिंग्स बहुत नीट एंड क्लीन है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आके रुके। ये तो टूरिस्ट को तो आना चाहिए, ये तो रियल इंडिया है। असली इंडिया का अनुभव तो यहीं होता है कि लोग कैसे सादगी से रहते हैं और हमें मतलब किन चीज़ों के बगैर हम रह नहीं सकते, और यहाँ पर वो सब चीज़ें ना होने के बाद भी लोग कैसे खुशी से, सादगी से, मिल बांट के सब रहते हैं। तो ये एक बहुत ही उससे क्या होता है कि जब आप वापस जाते हैं तो आपको लगता है ये सब चीज़ें तो बेकार हैं, सब ये ज़िंदगी के लिए ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ज़िंदगी के लिए तो कुछ और ही चाहिए। तो वो एक अलग सा जो पर्सपेक्टिव होता है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो गांव में आके ही मिलता है। खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, पर्यटन, मौन पालन आदि अपनाकर ये लोग आज न सिर्फ स्वरोजगार के जरिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, बल्कि स्वयं के हाथों गांव के विकास और इसे मुख्यधारा संग जोड़ने की इबारत भी लिख रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह बारसू गांव आज पहाड़ी संसाधनों के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को सही दिशा प्रदान करने वाला एक जीता जागता उदाहरण बन गया है और साथ ही अपने आसपास हजारों लोगों को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा भी दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस गांव यात्रा से न सिर्फ आपको बारसू को करीब से जानने का मौका मिला होगा, बल्कि यहाँ के लोगों की उपलब्धियों से आप प्रेरित और प्रोत्साहित भी जरूर होंगे। फिलहाल गांव यात्रा में मेरे साथ इतना ही। अगली बार फिर आपको ले चलेंगे एक और सफर की ओर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।